क्या है वो मुहिम, थोड़ा सा बताएं। ये देखिए, जिस तरह से हमारी जो मौजूदा केंद्र सरकार है और साथ में कुछ राज्य सरकारें भी हैं जैसे दिल्ली सरकार, ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं इन सबको बेचने में लगे हुए हैं। और ये जो सरकारी संस्थान है हमारे, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी बात ये कि ये जो सरकारी संस्थान है इसमें समाज के, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी अलग अलग जातियों के, धर्मों के, उन तमाम लोगों को, चाहे किसी भी राज्य के रहते हों, कोई भाषा बोलते हों, इनमें सीधा प्रतिनिधित्व मिलता है उनको रोजगार के रूप में। और अगर ये सरकारी संस्थानों को ख़त्म कर देंगे तो फिर इस देश के जो नागरिक हैं उनको जो एक सरकारी, एक तो प्रतिनिधित्व मिलता है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ, और एक हेल्थी, एक अच्छी, एक ऐसा वेतन मिलता है जिससे कि एक आदमी अगर नौकरी मिल जाए परिवार के तो वो पूरे के पूरे अपने कुटुंब को संभाल लेता है। उससे उनकी एजुकेशन है, उनकी और तमाम चीज़ें, घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद जो उनके जो पेंशन्स हैं या ग्रेजुटी या जो इनको ईपीएफ जो दूसरी चीज़ें मिलनी हैं, उससे जो सुविधाएं मिलनी हैं, उन सुविधाओं से पूरी तरह वंचित कर रहे हैं। अब देखिए, आपने सरकारी संस्थानों को रीढ़ की हड्डी बताया देश की, क्या मायने समझा जाए इसका? और जिस प्रकार से सरकारी संस्थान लगातार बिकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ा जा रहा है? देखिए, ये जब आज़ादी से पहले ये जितनी भी रेलवे था या जो एयरलाइंस थी, जितनी भी थी, ये सब प्राइवेट लोगों के, अंग्रेज़ों ने प्राइवेट लोगों से शुरू करवाई थी, उन्हीं को दिया हुआ था। और उस वक्त भी ऐसा ही था कि एक एक स्टेशन भी ठेकेदारों को थे रेलवे के, क्योंकि अंग्रेज़ों ने टेंशन लेनी थी, यहीं पे ठेकेदारों को देना था। जैसे ही आज़ाद भारत हुआ और संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय बिल्कुल सरकार ने तुरंत अपने संविधान के अनुसार जितने भी रेलवे था या जितनी जो आप एयर इंडिया था या बैंक थे, ये तमाम सब नेशनलाइज किए, भारत सरकार में मिलाए। और उसके बाद जो देश की उन्नति शुरू हुई, देश की उन्नति के किसमें होती है, उसके अपने नागरिकों की आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक मजबूती से देश बनता है, उसकी शक्ति बनती है। तो जब आर्थिक ढांचा हमारा मजबूत हुआ, जब हमारे आईटीडीसी बना, होटल्स बने सरकारी, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर वो सरकार में आया, हमारी जो एयरलाइंस थी जो टाटा के पास थी, जो भी दोबारा इन्होंने बेच के टाटा को दे दी है, वो एयरलाइंस दोबारा वो वहाँ पर जब सरकार में लाए, और तमाम इतना सारा इंडस्ट्रियल बना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स बने, हमारे अपने जो हथियार बनाने की, फौज के हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ आई, बड़े बड़े उद्योग आए, जबकि रशिया ने भी बहुत सारे उद्योग भारत को दिए। तो जब ये हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ तमाम चीज़ों का, तो देश के नागरिकों को उसमें नौकरियां मिली, प्रतिनिधित्व मिला, तो वो जो धन का बंटवारा भी हुआ, और जो उससे प्रॉफिट आया उस सरकारी संस्थानों से, तो उससे देश के सरकारी स्कूल चले, सड़कें बनी, हॉस्पिटल बने। और जो हमारा जो देश का कॉन्सेप्ट है, भारत का जो संविधान है, उसमें भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वह ये मुनाफाखोरी स्टेट नहीं है कि यहाँ जो पैसा है मुनाफे के लिए काम करोगे। यहाँ का ये है कि जो पैसा आएगा तो सरकार उसको जनता के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी, शिक्षा पे खर्च करेगी, स्वास्थ्य पे खर्च करेगी, उसकी सुरक्षा पे करेगी, न्याय देने के लिए करेगी, और उसके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक शक्ति बढ़ाने के लिए करेगी, जिससे देश मजबूत हो। तो आपका क्या मानना है कि राष्ट्रीयकरण में फ़ायदा है या निजीकरण में? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो पूरी तरह से बिल्कुल ये बात है कि आपको राष्ट्रीयकरण में ही फायदा है। जब आपकी तमाम संपत्ति आपके पास है, आप ये देखो ना कितने दिन बेच लोगे। ये तो वही बात हुई ना कि एक निकम्मी औलाद अपने माँ बाप की बनाई प्रॉपर्टी को बेच के गाड़ियों में घूम रहे हो, जहाज़ों में घूम रहे हो, और दिखा रहे हो कि जी हम घूम रहे हैं बहुत पैसे से। कितने दिन चलेगा वो? आप इसके बाद क्या बेचोगे? अपने घर के भांडे बेचोगे क्या? आप अपने घर बेचोगे क्या करोगे? आपने 100% देश बेचने की बात कर दी है, तमाम सरकारी संस्थान बेच रहे हो, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आईटीडीसी का भी होटल बेच दिए, आपने तमाम ये रेलवे बेच रहे हो, आप ये बैंकों को ख़त्म कर रहे हो। अभी आप देखो, जितने भी यूरोप में बैंक करप्ट हुए थे वो तब प्राइवेट थे, और उन्होंने कहा जी हम तो दिवालिया हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, जनता का पैसा बर्बाद हो गया। आज जो सिस्टम है भारत का, जो रिजर्व बैंक है और तमाम जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, वो भले ही अगर वो डूब भी जाएं, तो इस देश का रिजर्व बैंक और वो नेशनलाइज बैंक को जिम्मेदार हैं आपकी एक एक पाई चुकाने को। वहीं पर जो प्राइवेट बैंक हैं, आपने देखा ना जो सिंध और पंजाब बैंक जो डूबा था मुंबई में, वो आज भी लोग रो रहे हैं, प्राइवेट बैंक डूबा और एक भी पैसा उनको नहीं मिला, उनके खातेदारों को। तो आप फिर ये लालाओं को लुटवाने के लिए आप देश को बेच रहे हो क्या? और इसमें देखिए सरकारी सिस्टम में एक और क्या चीज़ है कि उसमें SC ST का 22.5% रिजर्वेशन है, OBC का 27% रिजर्वेशन है, पिछड़ा वर्ग है, और जनरल का 51% है। उसमें देश के एक एक जाति, एक एक धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, पक्की सरकारी नौकरी, उसमें आपको क्वार्टर भी मिलेगा,
जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, आपके बच्चों को शिक्षा का उसमें व्यवस्था होती है, आपको चिकित्सा व्यवस्था होती है, और एक 58 और 60 साल तक को आपको जॉब सिक्योरिटी, आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हो, ज़मीन, दुकान, मकान खरीद सकते हो, अपने बच्चों के ब्याह शादी कर सकते हो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हो। आपने बीएसएनएल को बचाने की बात कही है और जिस सरकारी संस्थानों को बचाने की बात कही है, बीएसएनएल में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि आपने उसके लिए आवाज़ उठाई? देखिए, हमने कल से एक मुहिम ये बीएसएनएल के लिए किया कि हमने जितने सबसे अपील की है कि भाई हम ये एयरटेल को, इनको जियो को, इन सबको हम पैसा दे रहे हैं, इन्होंने रेट बढ़ा दिए, 50% से ज़्यादा रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए। और देखो, अफसोस की बात ये है कि अभी जितनी पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट्स की, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे कॉलेज के बच्चे हों, सब नेट से हो रही है, इससे हो रही है, इंटरनेट से। और आपने मौके का फ़ायदा उठा करके जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। अब गरीब बच्चे कैसे रिचार्ज कराएंगे भाई, मुझे बताओ ना आप ये। लेकिन वहीं हमारे बीएसएनएल ने, भले ही उसकी इन्होंने हालत ख़राब की हो सरकार ने जानबूझ करके, लेकिन फिर भी बीएसएनएल ने पैकेज दिया है 198 रुपये में 50 दिन का, और ये दे रहे हैं 300 रुपये में 24 दिन। और उन्होंने कर दिया है 198 रुपये में 50 दिन प्लस 2 GB डाटा पर डे, और ये 1 GB डाटा पर डे दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि चलो, सरकारी संस्थान है हमारी, जिससे हमें पक्की नौकरी मिलती है हमारे लोगों को, भारत के नागरिकों को, जिससे मुनाफा अगर उससे आता है तो हमारे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, डेवलपमेंट चलता है। तो हम अगर 10-20 रुपये फालतू भी दे देंगे अपनी सरकारी कंपनी को तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो 10 रुपये हम जो एक्स्ट्रा देंगे अपनी कंपनी को, वो घूम करके कई गुना हमें वापस मिलेगा। लेकिन अगर हम ये प्राइवेट कंपनियों को देते हैं तो हमें 1 रुपया वापस नहीं मिलता, उल्टे लूट लगाते हैं हमसे, और वो मुनाफाखोरी उन लालाओं के घर जाती है। सर, आप प्राइवेट से दिक्कत है आपको, लेकिन ये जो सरकारी में कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी पाने के बाद काम करने को तैयार नहीं होते, तो प्राइवेट, आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट होने पे सरकार को लाभ होता है? किसने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता? मुझे तो वो आदमी ला के बता दो। 70 सालों में जब इस देश के पास कुछ नहीं था, आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, इस देश के आईटीडीटी से लेकर के बैंकों का नेशनलाइजेशन और इसके बड़ी बड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल्स और दुनिया भर के हमारे ये तोप खाने, तमाम चीज़ें ये बनी, रेलवे बनी, ये किसने बनाई? इस देश के मजदूरों ने अपना खून पसीना बहा के बनाई। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बेच रहे हो, उसको आप जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है? जिसको आप बेच रहे हो वो किसने बनाया? इनके बाप ने बनाया? वो किसने बनाया? इस देश के मजदूरों ने बनाया। अगर सजा देनी है तो इस देश के ब्यूरोक्रेसी को दो, जो हरामखोर हैं, जो ड्यूटियों पर नहीं आते, 12 बजे आते हैं सारी सुविधाएं लेके और 4 बजे भाग जाते हैं, एक साइन नहीं करते एक फाइल पर। और वहीं वो मजदूर जो झाड़ू मारता है सुबह आके अपना काम पूरा करता है, जो चपड़ासी वो आता है अपना पूरी फाइलें इधर से उधर करता है, जो क्लर्क काम कर रहा है वो तमाम काम करते हैं। कौन कहता है काम नहीं करते? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बन गया इस देश में। आज आप 23 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था की, आज आप आर्थिक, आप अभी आएगा इसमें, आप फरवरी में आप बजट पढ़ोगे, आप 1950 का बजट और आज का बजट देख लो, ये क्या हवा में आ गया अगर मजदूर काम नहीं करता? सर, मैं गोरखपुर की अभी कल या परसों की वीडियो वायरल हो रही है। गोरखपुर में एक लड़का है जिसके पिता को वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल में है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पिताजी को बचा लीजिए, हार्ट अटैक आ गया है। वहाँ सरकारी जितने भी डॉक्टर हैं कोई सुन नहीं रहा है, और उस अंत में जब लखनऊ रवाना हुआ उसका पिता मर गया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जो सरकारी काम करने वाले हैं कितने आराम से काम करते हैं, कितने लापरवाह होते हैं। देखो, आपकी पहली बात तो आप प्रेस वाले हो, आपकी रिपोर्ट ही गलत है। परसों की एनडीटीवी की रवीश की रिपोर्ट देखो, उसके खिलाफ इन्होंने केस भी बना दिया है, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि जो ये चिकने चुपड़े वो दिखा रहे थे ना, हम सरकारी हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, सब कर दिए, ये हजारों करोड़ के वो पोस्टर तो लगा रहे हैं, लेकिन जिस गोरखपुर की आप बात कर रहे हो वहाँ पे 70% डॉक्टर नहीं है, पता है आपको? नर्सें नहीं है, स्टाफ नहीं है। परसों की रिपोर्ट है, आप देखो एनडीटीवी का। जब वहाँ पर वो है नहीं हार्ट अटैक का, जो वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो कैसे करेंगे? वो यही बता रहा था कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कोई लखनऊ भेजेंगे या दूसरी जगह भेजेंगे, जब तक आदमी मर जाएगा। जब आप डॉक्टर पूरे करो भाई, एक डॉक्टर 1 लाख आदमियों को देख रहे, यार कैसी मूर्खों वाली बात हो रही है। और वहीं पे देखो दूसरी बातें मैं बता रहा हूँ, ये तो होगी डॉक्टरों की कमी की, लापरवाही की वजह से कि वो नहीं कर पा रहे। जब उस चीज़ का डॉक्टर ही नहीं है वो कैसे करेगा? और स्टाफ कम है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, अभी जो ऑक्सीजन कम हुए थे, ये जो कोरोना आया था ना दूसरा वाला, आपने इसको देखा, बड़े बड़े मैंने करोड़पति और ऐसे अंधभक्त जो
सब प्राइवेट की तूती बोलते थे कि सरकारी बेच दो, काम नहीं करते, सरकारी बेकार हैं, उनको मैंने सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हुए